हेलो गाइस, ये है रिटर्निंग विद एब्सोल्युटली नथिंग का पार्ट 9। अगर आपको ये स्टोरी समझ नहीं आ रही है तो फिर आप पहले जाकर इसके पुराने पार्ट्स देख लीजिए जो कि आपको चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। चलिए इस पार्ट को शुरू करते हैं। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि संगमिन के बेहोश होने के बाद क्या हुआ था। फ्रेस्कन काफ़ी ज़्यादा ही ख़राब हालत में डंजन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा रहता है। वो सोच रहा रहता है ऐसा कैसे हुआ। उसने संगमिन के ऊपर जो उसकी मेमोरी का देखने का स्पेल किया था जिससे संगमिन का ब्रेन एक बार के लिए डिस्ट्रॉय हो जाता, पर वो स्पेल उल्टा उसी के ऊपर रीबाउंड हो गया, जिस चीज़ का रीज़न खुद उसे भी नहीं पता। और यहाँ तक कि खुद लॉर्ड ऑफ टेरर ने उसे एक ऑफरिंग लेने से मना कर दिया। फिर वो खुद ही के प्लान को कोसते हुए कहता है, डैम इट, मेरा प्लान तो पूरी तरीके से ही फेल हो गया और उल्टा मेरे पे ही भारी पड़ गया। मैंने अपना कुछ ज़्यादा ही माना इस्तेमाल कर दिया है। फिर वो वहाँ पर कुछ बॉडीज़ को देखते हुए सोचता है कि मुझे इन्हें एब्जॉर्ब करना पड़ेगा अपने माना को रिप्लेनिश करने के लिए। और हमें वहाँ पर दो ब्लैक हार्ट्स दिखाए जाते हैं जिनमें से एक संगमिन के पास पहुँच गया है। फिर फ्रेस्कन बाकी लोगों की बॉडीज़ को एब्जॉर्ब करने लगता है और वो जियोन को देखते हुए कहता है, क्या तुम अभी भी बेहोश होने का नाटक करते रहोगे। जिस चीज़ को सुन के जियोन चौंक जाता है। फ्रेस्कन कहता है, तुम पक्का ही कुछ ज़्यादा ही ताकतवर हो गए क्योंकि तुम मेरे स्पेल से इतनी जल्दी छूट गए हो। तो जियोन पूछता है, क्या मेरी भी हालत उन लोगों जैसी होने वाली है। तो फ्रेस्कन कहता है, तुम जैसे इतने स्ट्रांग बंदे को वैसे इस्तेमाल करना तुम्हारी बर्बादी होगी। तुम्हारा तो मैं एक अच्छा इस्तेमाल करूँगा। मैं तुम्हें एक ऑफरिंग के तौर पर दूंगा लॉर्ड ऑफ टेरर को एक बार दोबारा से। पर तब तक कोई पीछे से कहता है, क्या दोबारा से, तुम फिर से क्या ट्राई करने वाले हो। जिस चीज़ को सुन के फ्रेस्कन चौंक जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो लॉयड रहता है, गोल्डन टावर का मास्टर। वो फ्रेस्कन से कहता है, क्या तुम अभी भी वो अपने अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हो। और आखिरकार हम 10 साल बाद दोबारा मिल ही गए। पर फ्रेस्कन हैरान होते हुए कहता है, तुम कमीने, क्या तुम तब से मेरा पीछा किए जा रहे थे पिछले 10 सालों से। लॉयड कहता है, और क्या, पर मुझे तुम्हारी हालत तो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है कि तुम इंजर्ड हो। ये तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी बात है। इससे तो चीज़ें मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही आसान हो जाएंगी। सबसे पहले मैं तुम्हारी बॉडी को डिस्ट्रॉय करूँगा, फिर तुम्हारा लाइफ फोर्स वेसल ढूंढूंगा। हमें बताया जाता है कि जो लिच रहता है उसे ऐसे मारा नहीं जा सकता। उसने जिस जगह अपने लाइफ फोर्स वेसल को छुपा रखा होगा उस लाइफ फोर्स वेसल को डिस्ट्रॉय करके लिच को ही मारा जा सकता है। पर तब तक जियोन लॉयड को पहचान जाता है और वो बीच में टोकते हुए कहता है कि मैं आपकी मदद करूंगा इस लिच को हराने में। पर लॉयड तो एक ब्लैंक एक्सप्रेशन देते हुए कहता है कि मेरे हिसाब से तुम्हें इस फाइट से बाहर ही रहना चाहिए अगर तुम्हें इंजर्ड होना नहीं है, क्योंकि तुम मेरी कुछ खास तो मदद कर ही नहीं पाओगे। पर दूसरे साइड हमें फ्रेस्कन का सीन दिखाया जाता है जहाँ वो कि इस दिन को कोस रहा रहता है। सबसे पहले लॉर्ड ऑफ टेरर ने उसकी ऑफरिंग को रिजेक्ट कर दिया और दूसरा वो कह रहा रहता है कि इस जैसे मॉन्स्टर ने भी मुझे आज ही ढूंढना था। फिर वो अपने पीछे रखे हुए दोनों ब्लैक हार्ट्स को देखता है। वो सोचता है कि ये अभी बिल्कुल परफेक्ट तो है नहीं, पर मेरे पास इसके अलावा और कोई चॉइस भी नहीं है। फिर वो ब्लैक हार्ट्स के साथ कुछ करने लगता है जिससे कुछ ज़्यादा ही माना निकल रहा रहता है। उस माना को महसूस करके लॉयड घबराते हुए सोचता है, आखिरकार ये क्या चीज़ है जिसे तुमने क्रिएट किया है। तो फ्रेस्कन कहता है, क्या तुम इस चीज़ को जानना चाहते हो। ये मेरी इस साल की रिसर्च का नतीजा है। मैंने एक अल्टीमेट बीइंग को बनाया है। और हमें दिखाया जाता है कि उस जगह से काफ़ी ज़्यादा ही रोशनी निकलने लगती है और तभी उस हार्ट से पूरी की पूरी एक लड़की की बॉडी बन जाती है, जिसे देख के खुद लॉयड भी शॉक रहता है। पर दूसरे साइड फ्रेस्कन सोच रहा रहता है, ना ही इस चीज़ का हार्ट परफेक्ट है और ना ही इस चीज़ की बॉडी भी, पर मेरे पास और कोई चॉइस रही नहीं थी। मेरे पास अभी भी एक और ब्लैक हार्ट है, मैं उसका इस्तेमाल करूंगा एकदम ट्रूली परफेक्ट बीइंग बनाने में। दूसरे साइड लॉयड अपने माना को इकट्ठा करते हुए कहता है, क्या यही तुम्हारी आखिरी कोशिश है अपनी मौत से बचने के लिए। चिंता मत करो, मैं तुम्हारी एग्जिस्टेंस इस दुनिया से आज गायब कर दूंगा। और ये कहते हुए वो एक काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा मैजिक अटैक बना लेता है, जिसे देख के फ्रेस्कन उस लड़की से कहता है, तुम उससे फाइट करो, तुम उसे रोको जाकर। पर तब तक लॉयड उस मैजिक अटैक को उनकी तरफ लॉन्च कर देता है। पर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो मैजिक अटैक उस लड़की के पास पहुंचता है तुरंत ही वो डेसिपेट हो जाता है। इस चीज़ को देख के लॉयड घबराते हुए मन में सोचता है कि मेरा जो स्पेल है वो एकदम ही गायब हो गया, यानी कि उसने मेरे स्पेल को न्यूट्रलाइज कर दिया, वो भी बिना किसी इनकांटेशन के। फ्रेस्कन इस चीज़ को देख के कुछ ज़्यादा ही खुश हो रहा रहता है। पर तब तक वो लड़की कहती है, फादर। तो फ्रेस्कन कहते हैं, हाँ मैं तुम्हारा फादर हूँ, बोलो। तो वो लड़की कहती है, मैं कुछ ज़्यादा ही भूखी हूँ। पर फ्रेस्कन कुछ समझ नहीं पाता। तो फिर वो लड़की ये कहते हुए जियोन की तरफ बढ़ने लगती है और वो जियोन के अंदर अपना पूरा का पूरा हाथ डाल देती है।
और हमें दिखाया जाता है कि वो जियोन की बॉडी से उसका दिल निकाल लेती है और फिर वो उसके दिल को खाने लगती है, जिस चीज़ को देख के लॉयड पूरा ही हैरान रहता है और फ्रेस्कन तो हंस रहा रहता है। और लॉयड के दिमाग में सिर्फ उस लड़की को देख के अब ये एक ही नाम आ रहा रहता है, एक मॉन्स्टर। अब हमें बताया जाता है कि ये सारी चीज़ें लॉयड संगमिन को बता रहा रहता है। लॉयड कहता है कि उसके बाद बैटल कंटिन्यू हुई, हालांकि मैं कुछ ज़्यादा इंजर्ड हो गया था, पर मैंने अपने लास्ट स्पेल के लिए पूरा माना इकट्ठा कर दिया था, जिस चीज़ को देख के वो लोग भाग गए और शायद से इसी चीज़ के चलते वो अपना ब्लैक हार्ट यहीं पर ही भूल आए। और इस पूरी स्टोरी को बताकर लॉयड एक बार फिर से संगमिन का शुक्रिया करता है उसकी जान को बचाने के लिए, और हाँ, उस हर्ट को डिस्ट्रॉय करने के लिए भी। हालांकि मैंने वो अपनी आंखों से देख नहीं पाया क्योंकि मैं उससे पहले ही बेहोश हो गया था। तो संगमिन कहता है कि अगर मेरी जगह कोई और भी रहता तो भी यही करता, पर वो मन में सोच रहा रहता है आखिरकार ये चीज़ है क्या जो कि मेरी बॉडी के अंदर आ चुकी है। अब हमें बताया जाता है कि लॉयड ने संगमिन से वादा किया है कि वो उसकी कोई भी एक मदद करेगा अगर वो चीज़ उसके अंडर या फिर उसकी पावर के अंदर आती होगी। तो ये एक तरीके से लॉयड की तरफ से संगमिन के लिए एक ब्लैंक चेक है, पर संगमिन को अभी कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो फिर उसने इस ब्लैंक चेक को अभी के लिए रहने दिया। पर संगमिन लॉयड को देख के सोच रहा था कि अगर इसे पता चल गया कि मेरे पास ब्लैक हार्ट है, मैंने उसे डिस्ट्रॉय नहीं किया, तो हो सकता है कि ये मुझे अभी के अभी मार दे। तो ये सोच के संगमिन लॉयड को बिल्कुल भी उस ब्लैक हार्ट के बारे में नहीं बताता। हमें फ्रेस्कन के बारे में बताया जाता है कि फ्रेस्कन जो था वो ब्लैक मैजिक टावर का मास्टर था, पर वो कुछ ऐसी चीज़ कर रहा था जो कि फॉरबिडन थी। इस चीज़ के चलते लॉयड को, जो कि गोल्डन मैजिक टावर का मास्टर है, फ्रेस्कन को मारने का टास्क दिया गया था। मेरी पास्ट लाइफ में यह रेड कुछ महीनों बाद हुई थी। इसका मतलब तो एक ही चीज़ होती है कि लॉयड फ्रेस्कन से शायद से मेरी पिछली लाइफ में लड़ा होगा और हार गया होगा। इसी चीज़ के चलते लॉयड, जो कि गोल्डन टावर का मास्टर है, वो इसी टाइम के आसपास मिसिंग हो गया था। फिर संगमिन सोचता है मेरे चलते जिस इंसान को अभी मर जाना चाहिए था वो अभी भी जिंदा है, और जिस इंसान को जिंदा रहना चाहिए था वो मर चुका है। वो यहाँ पर रूट की बात कर रहा था। मैं बस और कुछ नहीं, अपने एक छोटे से तालाब की एक बड़ी मछली की तरह हूँ जिसमें जियोन मेरे लिए सबसे बड़ा हीरो था। पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि जियोन को एक दूध पीते बच्चे के अलावा और कुछ भी नहीं समझते, और शायद से उनसे भी ज़्यादा पावरफुल क्रिएचर्स इस वर्ल्ड में हों जो कि उन लोगों को भी एक झटके में मार सकें। मेरे लिए, जो कि एक कुएं के मेढक की तरह है, इस कुएं का सबसे ऊपरी वाला छोर सबसे ज़्यादा ही ऊंचा है, पर शायद से कुएं के बाहर भी एक बहुत बड़ी दुनिया है। फिर वो विजियन के बारे में याद करते हुए सोचता है कि पता नहीं अब तक वो कितना ज़्यादा ताकतवर हो चुकी होगी। मुझे ये एडमिट करना पड़ेगा कि मैं बस अभी एक लार्वा के अलावा और कुछ भी नहीं हूँ। मैंने इस चीज़ को मीशे माउंटेन पे ही सीख लिया था कि मुझे उन चीज़ों के चलते ज़्यादा सोचना ही नहीं है जो कि मेरे पास कभी है ही नहीं। मुझे एक लार्वा की तरह एक टाइम पे एक ही स्टेप लेना पड़ेगा। पर कैसे? संगमिन ऐसा सोच ही रहा रहता है, पर तब तक पीछे से उससे कोई कहता है, संगमिन मुझे नहीं लगा था कि मैं तुमसे यहाँ पर मिल जाऊंगा। हमें दिखाया जाता है कि वो जोंगयुंग रहता है। संगमिन भी जोंगयुंग को ग्रीट करता है, पर जोंगयुंग संगमिन के आर्मर को देख के कहता है कि ये तो कुछ ज़्यादा यूनिक आर्टिफैक्ट लग रहा है, क्या मैं इसे देख सकता हूँ? तो संगमिन को सोचने के बाद हाँ कर देता है, और वो कहता है कि मेरे पास कुछ सवाल है तुमसे पूछने के लिए। और अब हमें एक पोस्टर भी दिखाया जाता है कि संगमिन का किम जोंगयुंग के साथ क्यूए टाइम चल रहा है, जहां पर संगमिन सवाल पूछेगा और जोंगयुंग जवाब देगा। तो संगमिन का पहला सवाल रहता है कि आखिरकार ये मैजिक आर्मर है क्या? तो जोंगयुंग जवाब देता है कि ये एक टूल है जिसके चलते जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है डीमन लॉर्ड या फिर डीमन गॉड या फिर किसी ट्रांसेंडेंटल बीइंग से। पर संगमिन को ये बात सही से समझ नहीं आती, तो फिर जोंगयुंग इसे और अच्छे से समझाते हुए कहता है कि जैसे हर कॉन्ट्रैक्ट को बनाने का कोई फॉर्मल तरीका रहता है, पर ये उस तरीके को स्किप करके डायरेक्ट एक स्लेव कॉन्ट्रैक्ट प्लेस कर देता है। तो संगमिन पूछता है कैसा स्लेव कॉन्ट्रैक्ट? तो जोंगयुंग बताता है कि जैसे कि मान लो कोई 3rd ग्रेड मर्सनरी है और उसकी पोटेंशियल मार्शल आर्ट मास्टर बनने की है, तो फिर ये आर्मर डायरेक्ट उस बंदे को मार्शल आर्ट मास्टर बना देगा, पर इसके बदले वो डीमन लॉर्ड उस बंदे की सोल को उसके डेथ के बाद खुद अपने पास रख लेता है बिना उस बंदे की इजाज़त के लिए। तो फिर संगमिन अगला सवाल पूछता है, तो फिर मुझे इस आर्मर के चलते कोई भी साइड इफेक्ट क्यों नहीं हुआ? तो जोंगयुंग कहता है हाँ ये चीज़ तो थोड़ी अजीब है। तो इसके 2 आंसर हो सकते हैं। सबसे पहला आंसर कि तुम्हारे पास और कोई पोटेंशियल है ही नहीं ग्रो करने के लिए, और दूसरा आंसर
कि तुमने पहले से ही किसी ऐसे बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट बना रखा है जो कि इस आर्मर के ओनर से भी ज़्यादा ताकतवर है, और जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है वो दूसरे वाले के साथ जाता है। और मुझे तो ये भी लगता है कि तुम्हें इसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ तो पता भी चल चुका होगा। तो फिर संगमिन सोचता है शायद से यही एक रीज़न होगा कि लॉर्ड ऑफ टेरर ने मुझे अपनी ऑफरिंग बनने को मना कर दिया। पर तब तक जोंगयुंग कहता है कि तुम्हें किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं किया है, तो फिर तुम इस आर्मर का एक अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो। हालांकि वो तुम्हारा इतने भी ज़्यादा काम नहीं आएगा, पर इस पर कुछ ज़्यादा ही अच्छे अच्छे स्पेल्स लगे हुए हैं। फिर वो एक एनर्जी संगमिन के आर्मर में डालता है, जिसके चलते उसका आर्मर ट्रांसफॉर्म होके एक ब्रेसलेट में बदल जाता है। जोंगयुंग बताता है तुम इस चीज़ को कर सकते हो थोड़ा मैजिक या फिर ऑरा डाल के। तो फिर अब संगमिन अपना अगला सवाल पूछता है कि जो फ्रेस्कन था उसने मेरी सोल को लॉर्ड ऑफ टेरर को ऑफर करने की कोशिश क्यों की। ये सुन के जोंगयुंग कहता है कि जो लॉर्ड ऑफ टेरर है वो एक ट्रांसेंडेंटल बीइंग है, उसको देख के ही काफ़ी ज़्यादा लोग तो डर से ही ख़त्म हो जाते हैं, पर तुम उसे फेस टू फेस मिलने के बावजूद भी एकदम कॉन्शियसनेस में बने रहे, और उस जैसे पावरफुल बीइंग ने भी तुम्हें एक ऑफरिंग के तौर पे मना कर दिया। इससे शायद से तुम्हें कोई ना कोई हिंट तो मिल ही गया होगा। ये कहने के बाद वो शांत हो जाता है। फिर संगमिन कहता है क्या इसका मतलब ये है कि मेरी जो सोल है वो किसी ऐसे बंदे को बिलोंग करती है जो कि लॉर्ड ऑफ टेरर से भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। तो जोंगयुंग कहता है मैं अभी चुप ही रहूंगा, वरना तुमने पिछली बार वाला नतीजा तो देखा ही था। इस चीज़ को सुन के संगमिन थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ही शांत हो जाता है। फिर वो अपना अगला सवाल पूछता है कि वो अजीब सा ब्लैक कलर का दिल क्या था जो कि मेरी बॉडी में एंटर कर गया। तो जोंगयुंग पूछता है क्या ब्लैक हार्ट, क्या उस चीज़ को फ्रेस्कन ने बनाया था। तो जोंगयुंग जवाब देते हुए कहता है कि एग्जैक्टली में तो मुझे भी नहीं पता, और मुझे तुम्हारी बॉडी से भी कुछ अजीब सा सेंस नहीं हो रहा है। जो फ्रेस्कन की रिसर्च थी वो एक ऐसे बीइंग को क्रिएट करने में थी जो कि अल्टीमेट हो, और शायद से ये ब्लैक हार्ट उसी रिसर्च का नतीजा हो। इसका मतलब वो जो ब्लैक हार्ट है वो इस आर्मर के कंपैरिजन में भी कुछ ज़्यादा ही अच्छा है। पर मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें इससे ज़्यादा अच्छा आंसर तो नहीं दे सकता। हाँ, पर तुम्हें एक गॉड मुझसे ज़्यादा बढ़िया तरीके से इस चीज़ को समझा सकता है। इस चीज़ को सुन के संगमिन को गॉडेस मीशे की बात याद आती है कि उसे ड्रीमोर जाना चाहिए, जहाँ पर उसे गॉड ऑफ टाइम को ढूंढना है। तो इस चीज़ को याद करके संगमिन सोचता है शायद से गॉड ऑफ टाइम डर्नीर मेरे इन सवालों का जवाब दे सकें। फिर संगमिन जोंगयुंग का शुक्रिया करता है। तो फिर जोंगयुंग कहता है कि तुम्हें थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है, तुम जब चाहे तब आ सकते हो मेरे पास और भी क्वेश्चन करने के लिए, क्योंकि तुम मुझे कुछ ज़्यादा ही पसंद हो। और जोंगयुंग की इस बात को सुन के संगमिन का तो चेहरा देखने लायक होता है, और फिर वो ठीक है कहकर वहाँ से निकल आता है। फिर संगमिन बाहर आकर सोचता है कि किम जोंगयुंग के चलते कि मुझे अपने काफ़ी ज़्यादा सवालों के जवाब मिल चुके हैं, पर कुछ नए सवाल भी इस चीज़ के चलते पैदा हो गए हैं। शायद से अब मुझे ड्रीमोर जाना चाहिए गॉड ऑफ टाइम, जब तक वो ऐसा कहता ही है। पर तब तक स्कारलेट आकर संगमिन के मुंह पे एक तेज की किक मारती है, और वो कहती है कि मैंने तुम्हें अच्छे से बताया था कि तुम्हें उस बंदे के साथ इतना ज़्यादा इधर उधर घूमना नहीं चाहिए। तो संगमिन स्कारलेट से कहता है कि तुम एक मेज हो, तो फिर तुम हमेशा मुझे एक पंचिंग बैग की तरह इस्तेमाल क्यों करती रहती हो। तो स्कारलेट कहती है अगर मैंने अपने मैजिक का इस्तेमाल तुम्हारे ऊपर किया तो ये पक्का है कि तुम राख में बदल जाओगे, और अगर तुम उस बंदे के साथ ज़्यादा इधर उधर घूमोगे तो फिर ये तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा अच्छी बात नहीं रहेगी। पर तब तक संगमिन कहता है कि मेरे पास एक सवाल है तुमसे पूछने के लिए। तो स्कारलेट चिल्लाते हुए कहती है अगर तुम्हें मुझसे कोई सवाल था तो तुम पहले आकर पूछ सकते थे। तो फिर संगमिन अपना सवाल पूछता है कि स्कारलेट तुम्हारी एज कितनी है। पर जब तक वो ऐसा कह ही पाता है वो स्कारलेट का चेहरा देखता है और उसका क्वेश्चन बीच में ही अटक जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि स्कारलेट की बॉडी से जो ऑरा निकल रहा रहता है उसे देख के ही बेचारे संगमिन की हालत खराब होती है। स्कारलेट वहां से जाते हुए कहती है कि तुम्हें कभी भी एक लेडी से उसकी एज पूछनी नहीं चाहिए। तो फिर संगमिन सोचता है इसका मतलब ये है कि वो स्कारलेट जितना दिखती है उससे काफ़ी ज़्यादा ओल्ड है। पर तभी स्कारलेट पूछती है कि मैंने सुना कि तुम्हारी पूरी रेड पार्टी वाइप आउट हो गई, तुम अभी कैसा महसूस कर रहे हो। तो संगमिन रूट की मौत को याद करके थोड़ा उदास हो जाता है। तो फिर स्कारलेट टॉपिक को बदलते हुए कहती है कि अब तुम क्या करने की सोच रहे हो। तो संगमिन कहता है मैं सोच रहा हूँ कि मैं अब ड्रीमोर जाऊँगा क्योंकि मुझे वहाँ पर थोड़ा काम है। ये सुन के स्कारलेट कहती है क्या सच में। तो फिर हम दोनों लोग साथ चलते हैं और इसी के साथ हमारा ये पार्ट एंड होता है। अब हम अगले पार्ट में देखेंगे कि संगमिन की मुलाकात उसी लड़की के साथ होने वाली है जिसे कि फ्रेस्कन ने बनाया था। और अगर आपको ये पार्ट अच्छा लगा हो तो फिर लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक